तो यहाँ पे आज हम लोग दूसरा लेक्चर होगा, शायद आखिरी भी हो। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि ट्रेंड्स। सबसे पहले ना दो टॉपिक हैं, मेन टॉपिक। उन टॉपिक्स को यहाँ पे कवर कर दूंगा और बाकी टॉपिक्स जो हैं फिर अगले उसके लिए हो जाए, मतलब इसी में हो जाएंगे, बट छोटे टॉपिक हैं। मेन यही इन्हीं दोनों है। तो कल तक बात हमारी हो गई थी कि ऑक्सीडेशन स्टेट के पहले तक कि एनर्जी कैसे देखी जाती है, किसी की जो एनर्जी होती है फर्स्ट लेवल की, सेकंड लेवल की, थर्ड लेवल की, ठीक है, चाहे वो क्रोमियम की हो, जिंक की हो, मैंगनीज की हो। इन सब के बारे में मैंने पहले ही बता दिया था कि क्या क्या एनर्जी में इनके बदलाव आता है। मेन चीज़ अब जो है हम लोग जो पढ़ेंगे वो सबसे पहले मैं करता हूँ ट्रेंड्स। हम लोग देखेंगे ट्रेंड्स इन M2+ से M स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में, ठीक है। इसमें अभी हम लोग ट्रेंड जो है देखेंगे। 4.3.5 टॉपिक है एनसीईआरटी का। तो उसमें हम लोग जो है इसके अलग अलग ट्रेंड देखेंगे। तो पहला जो ट्रेंड है वो है कि M2+ से M में। अब इसका क्या मतलब निकला? तो M2+ से M का मतलब है, सिंपल से यहाँ पे, कि कोई भी चीज़ +2 से इसमें जा रही है, मतलब ज़ीरो स्टेट में, ठीक है। तो वो अपनी +2 से ज़ीरो स्टेट में जा रही है। तो अब यहाँ पर एक सिंपल सी बात है कि जब कोई चीज़ +2 से प्लस की स्टेट में जाएगी तो यानी कि वो क्या करेगी, वो अपने 2 इलेक्ट्रॉन लेगी, ठीक है। मतलब सीधी सी बात है कि +2 स्टेट से ज़ीरो में जा रही है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर एनसीईआरटी में एक डायग्राम है, मैं उसको बताता हूँ कैसे है वहाँ पे, ठीक है। वो डायग्राम है ऐसे कुछ बना हुआ है, ठीक, ऐसे करके है। देन यहाँ पे तुम्हारा एक ऐसे लाइन बनी हुई है, ठीक है। और ऐसे कुछ जिग जैग ऑर्डर से यहाँ से शुरू है -1.5 से। तो यहाँ से ये लाइन पूरी ऐसे ऐसे जिग जैग करते हुए, ऐसे करते हुए फिर यहाँ पे गई है और फिर यहाँ आ गई है। तो यहाँ की जो पीक है वो कितने पे है? तो पीक है इसकी लगभग 0.25, लगभग, ठीक है। मैं ऐसे बता रहा हूँ इन जनरल, डेटा कोई नहीं पूछेगा। वो पीक किसकी है ये पूछा जाता है, तो ये पीक है कॉपर की, ठीक है। अभी मैं बता रहा हूँ क्यों। अब देखो होता क्या है यहाँ पे, होती यहाँ पर एक बार मैं अपने वो भी देख लूँ, नोट्स कहाँ गए मेरे। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या है कि जो ट्रेंड्स होते हैं ना, उसमें क्या है कि देखा जाता है ये कि M से अगर कोई भी चीज़ की वैल्यू पॉजिटिव है, मतलब समझना, जैसे मैं यहाँ लिख रहा हूँ कि M+2 से M में गया, तो इसकी जो E0 की वैल्यू है वो क्या है? पॉजिटिव है। पॉजिटिव वैल्यू का मतलब कि उसको कोई दिक्कत नहीं हुई जाने में। लेकिन अगर मैं यही कहूँ कि M+2 से जाने में M की वैल्यू में E0 की वैल्यू कैसी है? नेगेटिव है। तो यानी कि +2 से उसमें जाने में उसको दिक्कत हुई, ठीक। सेम उल्टा भी हो सकता है। M से अगर M+2 आने में E0 की वैल्यू पॉजिटिव हुई तो आराम से आ गया, और M+2 से M में जाने के लिए अगर E0 की वैल्यू पॉजिटिव हुई तो यानी कि +2 से M में आराम से आ गया। मतलब सिंपल सा यहाँ पर केस है पूरा, ठीक है। अच्छा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग बात करते हैं कि भाई बाकी सबका इतना कैसे, मतलब जैसे बाकी सबका देख रहे होगे कि ये पूरी 3D सीरीज़ है। तो 3D सीरीज़ में यहाँ टाइटेनियम, यहाँ लगभग वेनेडियम, फिर यहाँ क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, देन यहाँ कॉपर और यहाँ पे जिंक। तो सबकी वैल्यू लगभग नेगेटिव है। जिंक तक यहाँ Zn है, टाइटेनियम है, और यहाँ कॉपर है। तो यहाँ से यहाँ तक पूरी वैल्यू नेगेटिव है, सिर्फ कॉपर की पॉजिटिव वैल्यू है। तो ये क्वेश्चन आता भी है, ठीक है। तो कॉपर की वैल्यू यहाँ पर पॉजिटिव है और बाकी सबकी नेगेटिव वैल्यू है। अब ध्यान देना जो बता रहा हूँ, क्यों वैल्यू यहाँ पर नेगेटिव है, क्यों वैल्यू यहाँ पर पॉजिटिव है, यही सारी बातें हैं, ठीक है। कि सबसे पहले तो
जो ट्रेंड में था, जैसे ट्रेंड में क्या था कि जिंक की हल्की होनी चाहिए थी, लेकिन जिंक की बहुत ज़्यादा ही लो हो गई वैल्यू, ठीक है, तो वो ट्रेंड का हिस्सा नहीं था, ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा ही नेगेटिव वैल्यू हो गई जिंक की। कॉपर की पॉजिटिव वैल्यू क्यों होती है बताता हूँ। कॉपर की पॉजिटिव वैल्यू इस वजह से होती है क्योंकि यहाँ पर ये जो लिखा है ना M2+ से M में, ठीक है, M2+ से M वाला जो सिस्टम है कॉपर का वो पॉजिटिव होता है, ठीक है। क्यों होता है पॉजिटिव? कॉपर का हम लोग लिखते हैं कन्फिग्रेशन 3D10 4s1, ये होता है कन्फिग्रेशन कॉपर का, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जब कॉपर 2+ में होगा, 2+ मतलब एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकाल दो, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकाल दो, तो ये क्या बन गया, ये बन गया 3D9 4s0। फिर सिंपल बात आके फंस गई स्टेबिलिटी पे। मैंने पहले बताया था कि D10 और D5 स्टेबल होते हैं, यहाँ पे D9 है, बिल्कुल स्टेबल नहीं है। इस वजह से कॉपर की टेंडेंसी होती है कि वो Cu2+ में नहीं जाता क्योंकि उसमें D9 बन रहा है, तो वो चला जाता है Cu2+ से Cu में। तो अगर Cu में चला गया यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन मिल गए, तो जब मिल गए तो बढ़ा दो, तो इसकी कन्फिग्रेशन फिर से वही हो जाएगी 3D10 4s1। तो क्या यहाँ पे स्टेबल है? हाँ बिल्कुल, D10 स्टेबिलिटी। तो स्टेबिलिटी अचीव करने के लिए कॉपर क्या होता है कि ऑक्सीडाइज नहीं होता। देखो एक चीज़ होती है ऑक्सीडेशन, थोड़ा सा और ऊपर कर लेते, ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन का क्या मतलब होता है? तो ऑक्सीडेशन जैसे कॉपर यहाँ पे ना, तो कॉपर खुद ऑक्सीडाइज नहीं हो रहा है, ठीक है। मतलब देखो ध्यान समझना, जैसे एक ऑक्सीडेशन होता है, एक रिडक्शन होता है, ठीक है। तो रिडक्शन में क्या होगा कि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, ऑक्सीडेशन में लूज हो जाएगा, ठीक है। तो कॉपर का यहाँ पे क्या हो रहा है, लूज थोड़ी कर रहा है, कॉपर गेन कर रहा है, तो ये खुद ऑक्सीडाइज नहीं होता, इसका कॉपर का यहाँ ऑक्सीडेशन नहीं हो रहा है क्योंकि ये तुम्हारा Cu2+ से 0 में चला गया, तो इसका रिडक्शन हो रहा है एक तरीके से, ठीक है। इस वजह से कॉपर की वैल्यू हाईली पॉजिटिव होती है। अच्छा, बाकियों की वैल्यू यहाँ पर नेगेटिव क्यों है? बाकियों की वैल्यू नेगेटिव इसलिए क्योंकि भाई बाकी जो है वो Cu2+ से M में नहीं जाना चाहिए। क्यों नहीं जाना चाहिए? जैसे जिंक की ले लो, अब जिंक की इतनी नेगेटिव क्यों है यहाँ पे बताता हूँ। जैसे 3D10 है, कोई भी क्वेश्चन हो इसका, सिंपल पहले कन्फिग्रेशन लिखो, कन्फिग्रेशन लिखने के बाद चेक करो कि क्या स्टेबिलिटी का काम है, क्या अनपेयर इलेक्ट्रॉन का काम है। इन्हीं दो चीज़ों से, इन्हीं दो फैक्टर से काम बन जाता है। तो जिंक का है 3D10 और 4s2। अब जिंक का अगर मैं +2 लिखूँ, तो जिंक का +2 मतलब ये 2 इलेक्ट्रॉन गए, तो क्या बचा 3D10 4s0। तो 4s में तो है ही नहीं इलेक्ट्रॉन और D10 की स्टेबिलिटी मिल गई, तो यानी कि हाईली स्टेबल, क्योंकि 4s में इलेक्ट्रॉन है ही नहीं और D में एकदम बढ़िया इलेक्ट्रॉन है और जो है भी पूरे 10 है। तो ये +2 है, तो क्या ये +2 से वापस जाना चाहेगा जिंक में? नहीं, क्योंकि यहाँ 4s के भी इलेक्ट्रॉन आ जा रहे हैं ना। जैसे यहाँ तो जो स्टेबिलिटी है पूरी कंप्लीट है, वहाँ एस में ऐसी बात नहीं है, लेकिन एस की स्टेबिलिटी देखी नहीं जाती, ठीक है, क्योंकि एस बहुत छोटा होता है ऑर्बिटल। तो ये ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा क्योंकि इसमें एस के हैं नहीं इलेक्ट्रॉन, तो वो +2 से कभी उसमें जाना ही नहीं चाहेगा। इसी वजह से जिंक का M2+ से जो +0 वाला होता है ना, वो नेगेटिव होता है, हाईली नेगेटिव, क्योंकि वो उसका मन ही नहीं है जाने का, तो वो क्यों जाएगा, ठीक है। तो यही केस तुम्हारा, पूरे जनरल ट्रेंड यही फॉलो होता है। क्वेश्चन सिर्फ आता है कॉपर वाले पे, कॉपर का पॉजिटिव क्यों होता है, तो मैंने बता दिया सिंपल, ठीक है। अब एक क्वेश्चन और है एनसीईआरटी में उसी के जस्ट नीचे, वो है कि क्रोमियम 2+ रिड्यूसिंग क्यों है और मैग्नीज 3+ ऑक्सीडाइजिंग क्यों है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इंपॉर्टेंट बात एक और बता देता हूँ, बहुत कन्फ्यूजन होती है यहाँ पर भी। रिड्यूसिंग का मतलब, रिड्यूसिंग का मतलब, रिड्यूसिंग का मतलब कि हुआ क्या वहाँ पे, एकदम ध्यान समझना, ठीक है। रिड्यूसिंग का मतलब हुआ कि उसका खुद का ऑक्सीडेशन हुआ, ठीक है, उसका खुद का ऑक्सीडेशन। जैसे यहाँ होता है ना रिड्यूसिंग एजेंट, ऐसे लिखा जाता है पूरा फुल, उसका मतलब है कि उसका खुद का ऑक्सीडेशन हो रहा है उस एलिमेंट का। अगर मैं वैसे लिखूँ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो यानी कि उसका खुद का रिडक्शन हो रहा है, ये चीज़ समझना, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे लिखा है क्रोमियम 2+ रिड्यूसिंग क्यों है, रिड्यूसिंग मतलब कि उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो क्रोमियम 2+ की अगर हम कन्फिग्रेशन लिखें तो क्या हो जाएगा, Cr की कन्फिग्रेशन होती है 3D5 4s1, और इसमें से 2 निकाल दो, तो एक यहाँ से गया, एक यहाँ से गया, तो ये बन गया कितना 3D4 Cr2+ की, ठीक है। अब 3D4 है, ठीक,
और इसका होना चाहिए था ऑक्सीडेशन, क्योंकि बोल रहा है ना कि रिड्यूसिंग क्यों है, इसका मतलब ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो ऑक्सीडेशन का मतलब कि इलेक्ट्रॉन कम होगा, तो कम होने का मतलब कि 3d3 में गया होगा, d3 में एक कम हुआ होगा। अब ये d3 में क्यों जाता है, इसका कारण एक्चुअल में मिलता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में। लेकिन बता देता हूँ कि यहाँ पे T2G एक चीज़ होती है, मतलब ऑर्बिटल होता है एक तरीके का। तो उसमें 3 ब्लॉक होते हैं, ठीक है। एक होता है T2G, एक होता है EG में 2 ब्लॉक होते हैं। तो क्योंकि यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन है तो T2G में हाफ फील्ड की स्टेबिलिटी मिल जाती है। इस वजह से स्टेबल होने के कारण Cr2 प्लस ऑक्सीडाइजिंग पावर शो करता है, ठीक है। तो ये चीज़ अभी वहाँ भी मिलनी है, कोऑर्डिनेशन में भी। एक्चुअल में वहीं पर है ये, बस ऐसे इन जनरल में बता दे रहा हूँ आंसर इसका। बाकी फिर उसके बाद Mn के देख लो, तो Mn का तो बहुत ही आसान है। Mn3 प्लस ऑक्सीडाइजिंग क्यों है या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्यों है, मतलब उसका रिडक्शन हो रहा है। तो रिडक्शन का मतलब कि Mn3 प्लस से जा रहा है Mn2 प्लस में, ठीक है। अब ऐसा क्यों हो रहा है भाई कि Mn3 प्लस से 2 प्लस में जा रहा है, तो Mn3 प्लस से 2 प्लस में इसलिए जा रहा है कि Mn की जब हम कन्फिग्रेशन लिखते हैं तो क्या होती है, 3d5 4s2, यही होती है। 3 प्लस का मतलब कि 2 इधर से गया, एक इधर से गया, तो ये बन गया 3d4। क्या ये स्टेबल है, बिल्कुल नहीं। Mn2 प्लस का मतलब कि सिर्फ 2 इधर से गया तो क्या बना 3d5। क्या ये स्टेबल है, हाईली स्टेबल है 3d5। तो यानी कि ये इससे स्टेबल है, तो Mn अपनी 3 प्लस स्टेट को छोड़ के 2 प्लस में जाना चाहेगा, ठीक है। और यहाँ पर देखो इलेक्ट्रॉन का गेन हो रहा है, इलेक्ट्रॉन के गेन को बोलते हैं रिडक्शन, ठीक है। जब इलेक्ट्रॉन तुम्हारा गेन हो और जब इलेक्ट्रॉन तुम्हारा लूज हो उसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन देखो यहाँ गेन हो रहा है, पहले 3 का ही पॉजिटिव चार्ज था, फिर एक ले लिया तो 2 का ही पॉजिटिव। पॉजिटिव चार्ज मतलब कि उतना दिया है, तो 3 प्लस था तो अब सिर्फ 2 प्लस हो गया, ठीक है। तो इस वजह से क्या है, Mn शो करता है। तो ये वाली बात भी इंपॉर्टेंट है कि रिड्यूसिंग का मतलब कि खुद ऑक्सीडेशन उसका हुआ, और ऑक्सीडाइजिंग का मतलब कि उसका खुद रिडक्शन हुआ। अगर सिर्फ ऑक्सीडेशन रिडक्शन लिखा है तो यही बात होगी। लेकिन अगर ये ING वाला लिख दिया, रिड्यूसिंग ऑक्सीडाइजिंग या एजेंट करके लिख दिया, तो फिर उल्टा चलेगा, ठीक है। सिंपल सा। और ये भी याद रखना कि ऑक्सीडेशन मतलब इलेक्ट्रॉन निकाल देता है, और रिडक्शन मतलब इलेक्ट्रॉन, क्योंकि देखो इलेक्ट्रॉन सिंपल से याद रखना, नेगेटिव चार्ज होता है, पापी होता है। तो जितने पाप बढ़ते जाएंगे, जितने पाप बढ़ते जाएंगे उतनी चीज़ें रिड्यूस होती जाएंगी, अच्छे कर्म, ठीक है। तो ऐसे याद कर लो, बाकी तो बहुत इसमें कोई कॉम्प्लेक्स चीज़ नहीं थी, ठीक है। अब जैसे यहाँ बोला ना कॉपर की, देखो इंटेक्स्ट क्वेश्चन ही है, कॉपर की वैल्यू इतनी पॉजिटिव क्यों होती है। एक्चुअल में यहाँ पे NCERT में डेटा जो लिया है वो क्या लिया है, 0.34 E0, ये वैल्यू लिया है इसकी कॉपर की, ठीक है। E0 की वैल्यू पढ़ी होगी, हो सकता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में नहीं पढ़ी होगी, बता दूँ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रो पोटेंशियल होता है ये, ठीक है। सी की मदद से नापा जाता है, SHE की मदद से, अभी यहाँ नहीं पढ़ना फिलहाल। तो कॉपर जो है उसका 0.34 प्लस क्यों होता है, तो मैंने बता दिया पॉजिटिव क्यों होता है। एक कारण और होता है, वो भी बता देता हूँ। वो कारण ये होता है कि कॉपर की क्या होती है कि कॉपर की तुम्हारी जो, उसमें हिंट भी है, बात दी हुई है कि लो हाइड्रेशन एनर्जी होती है, लो हाइड्रेशन इंथैल्पी, ठीक है। इसको हाइड्रेशन इंथैल्पी बोल लो। लो हाइड्रेशन इंथैल्पी होती है, इंथैल्पी का मतलब सीधा सा हीट हो गई, और हाइड्रेशन मतलब कि भाई इतनी जल्दी ये हाइड्रेट नहीं हो पाता। तो ये एक फैक्टर है उसमें, मतलब कि जैसे क्वेश्चन अगर आए तो ये भी लिखना ज़रूरी हो जाता है ना। और हाई एटमाइजेशन एनर्जी है इसकी, हाई एटमाइजेशन एनर्जी मतलब कि एटम में जल्दी नहीं टूटेगा, ठीक है। बहुत हाई एनर्जी देनी पड़ेगी। तो ये 2 रीज़न है जिस वजह से कॉपर का पॉजिटिव होता है। बाकी तो ये तो मेन रीज़न है जो भी मैंने बताया कि कॉपर जाना चाहता है, उसकी टेंडेंसी है, ठीक है। तो ये बात हो गई यहाँ पे, ठीक है। अब जो नेक्स्ट ट्रेंड आता है, देखो इसी में इतना टाइम लग रहा है, इसलिए मैं सोच रहा हूँ जल्दी जल्दी से खींच लूँ, वरना प्रॉब्लम हो जाएगी आगे भी। अब हम लोग बात करते हैं दूसरा ट्रेंड। अगर पहला समझ गए, दूसरा में कुछ नहीं है। ट्रेंड इन M3 से M2 प्लस में, सेम केस यहाँ पर भी है, ठीक है। अच्छा दिख ही नहीं रहा था, आप सही है। तो M3 प्लस से M2 प्लस का स्टेट हो गया, ठीक है। कि भाई इसमें, तो इसमें भी सेम ही केस है, जो M3 प्लस से 2 प्लस में जाना चाहेगा उसका पॉजिटिव, और जो नहीं जाना चाहेगा उसका नेगेटिव। वाइसा वर्सा भी, 2 प्लस से 3 प्लस में जाना चाहेगा पॉजिटिव, और नहीं जाना चाहेगा तो नेगेटिव, ठीक है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे यहाँ पर देखो लिखा हुआ है बहुत सारी चीज़ों के लिए ना, जैसे लिखा है कि द लो वैल्यू ऑफ स्कैंडियम रिफ्लेक्ट्स द स्टेबिलिटी ऑफ Sc3 प्लस विच हैज़ नोबल गैस। अब देखो स्कैंडियम 3 प्लस की जो वैल्यू है, ठीक है,
तो वो वैल्यू क्या है, वो वैल्यू लो वैल्यू है। एक तो पहली तो लो वैल्यू है और दूसरी वैल्यू क्या है कि पॉजिटिव में है। ठीक है, क्यों? क्योंकि अच्छा नहीं, पॉजिटिव नहीं, सॉरी नेगेटिव है, M3+ से 2+ जाने के लिए। ठीक है, क्यों है? देखो लो वैल्यू बोला ना, लो वैल्यू का मतलब कि भाई कम है, तो वो जाना नहीं चाह रहा है इसमें M2+ में। क्यों नहीं जाना चाह रहा है बता रहा हूँ। स्कैंडियम का लिखो, कितना होता है 3D1 4s2, यही होता है स्कैंडियम का। ठीक है, अब स्कैंडियम में मैंने बताया था कि आगे आर्गन गैस भी लगती है, जब हम लोग लिखते हैं तो नोबल गैस 3D1 4s2। ठीक है, तो स्कैंडियम 3+ का मतलब कि स्कैंडियम 3+ का मतलब कि 3 इलेक्ट्रॉन, तो 2 यहाँ के चले गए, 1 यहाँ चला गया, तो स्कैंडियम बन गया आर्गन, यानी कि नोबल गैस मिल गई। और नोबल गैस तो एकदम हाईली स्टेबल होती है सारे कंपाउंड में, तो यानी कि स्कैंडियम को एकदम तगड़ी वाली स्टेबिलिटी मिल गई ना, क्योंकि सबसे ज़्यादा स्टेबल आर्गन ही है। तो जब ये आर्गन स्टेबल है तो स्कैंडियम को पूरी स्टेबिलिटी मिल गई ना, तो इसीलिए इसकी वैल्यू कम होती है। सिंपल सी बात, क्योंकि इसे जाना नहीं पसंद, तो ये जब आर्गन में है तो ये क्यों जाएगा स्टेबिलिटी छोड़ के, तो इसलिए इसकी लो वैल्यू होती है। ठीक है, और तुम्हारी जैसे उसकी वैल्यू दी कंपेरेटिव हाई वैल्यू ऑफ Mn। ठीक है, तो Mn की क्या होती है, मैग्नीज की। तो मैग्नीज की कंपेरेटिवली क्या कह रहा है, कंपेरेटिवली इसकी वैल्यू भी हाई होती है। हाँ, तो यहाँ पर मैग्नीज की वैल्यू भी तुम्हारी क्या होती है, हाई हो जाती है। मैग्नीज का ऐसे हो जाएगा ना 3D5 4s2, तो ये 3+ में नहीं रहना चाहेगा ना, ये 2 एक इधर से निकलेगा, एक इधर से निकलेगा, तो ये 4 बन जाएगा। तो ये भी जब इधर से इधर जाएगा, हाई वैल्यू किसके लिए लिख रहा है, वो लिख रहा है M2+ से M3+ के लिए, उसके लिए हाई वैल्यू लिख रहा है। ठीक है, क्योंकि M2+ में तो वो D5 की स्टेबिलिटी लेके बैठा है, तो वो क्यों ही जाएगा, नहीं जाएगा ना, सिंपल सी बात। वैसे ही वेनेडियम में वही T2G वाली स्टेबिलिटी मिल जाती है। ठीक है, तो T2G भी मैं आगे बताऊंगा कोऑर्डिनेशन में, उसके लिए टेंशन लेंगे। तो ये हो गया पहला टॉपिक कंप्लीट। ठीक है, आई थिंक 70 मिनट में हो गया, तो बढ़िया ही है, टाइम सही चल रहा है। ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट अभी आई एम नॉट कवरिंग, क्योंकि यहाँ पर तुम्हारा, अच्छा हाँ एक चीज़ और मैं बता दूँ, जैसे यहाँ पर क्वेश्चन एक इसी से रिलेटेड E0 से रिलेटेड आता है कि सबसे तगड़ा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है और सबसे तगड़ा रिड्यूसिंग एजेंट कौन है। ठीक है, ये बात आती है वहाँ पे। ठीक है, तो इसमें तुम्हें कुछ नहीं करना, जैसे फॉर एग्जाम्पल नंबर 4.7। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 4.7, उसमें देखो ध्यान से, उसमें बोल रहा है कि Mn3+ से Mn2+ की जो वैल्यू है वो ज़्यादा पॉजिटिव है Cr3+ से Cr2+ या फिर Fe3+ से Fe2+ के लिए। ठीक है, ये वैल्यू बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। तो Mn3+ से 2+ जाने के लिए तो सीधी सी बात है भाई, Mn2+ में क्या हो जाएगी, D5 की स्टेबिलिटी हो जाएगी, इसीलिए इसकी वैल्यू ज़्यादा है। खत्म आंसर। ठीक है, क्रोमियम में चाहे जितना कर लो, तो क्रोमियम का होता है 3D5 4s1, तो क्रोमियम में 3 निकालोगे तो एक इधर से 2 इधर से, तो कितना बचेगा, 3 बचेगा, 3D3। तो 3D3 से अगर D3 से D4 में जा रहा है तो तब भी वो D5 के मुकाबले कम स्टेबल है, तो तब भी Mn की ज़्यादा हुई। यहाँ देखो, तो आयरन का होता है 3D6 4s2, तो 3 निकालोगे तो 2 यहाँ से गया, एक यहाँ से गया, तो इसको D5 मिल गई, लेकिन तुमने D5 को 2 में चेंज कर दिया। अगर आयरन सिर्फ +3 में रहता तब तो बढ़िया था, लेकिन +3 से +2 में भेज दिया तो दिक्कत हो गई, तो आयरन का D6 हो गया, तो D5 से कम हुआ। इस वजह से D5 की स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है, तो इस वजह से इसका E0 वैल्यू ज़्यादा पॉजिटिव होता है, क्योंकि भाई इसका मन है जाने का, सिंपल। ठीक है, फिर एक सवाल और यहाँ पूछा है। ठीक है, एक सवाल और पूछा है इन टेक्स्ट में, 4.7 इन टेक्स्ट का। ठीक है, कि स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, Cr2+ या Fe2+। ठीक है, और वाई भी पूछा है। ठीक है, तो क्रोमियम 2+ है कि Fe2+ है, तो भाई सिंपल सी बात है, क्या लिखा है, रिड्यूसिंग एजेंट। एजेंट का भी मैंने बताया, इसका मतलब कि खुद ऑक्सीडाइज होगा, खुद ऑक्सीडाइज का मतलब लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब तुमको यही देखना है कि इसमें इलेक्ट्रॉन लॉस करके कौन ज़्यादा स्टेबल होगा, सिंपल आंसर आ जाएगा। तो क्रोमियम 2+ है, इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो कितना बनेगा, क्रोमियम 3+। ठीक है, आयरन 2+ है, इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो कितना बनेगा, आयरन 3+। दोनों की स्टेबिलिटी चेक कर लो,
तो यहाँ पे स्टेबिलिटी देखोगे तो कितना हो जाएगा, क्रोमियम का होता है तुम्हारा 3d5 4s1, 3 इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे तो क्या बन जाएगा d4, अरे एक यहाँ से गया और 2 यहाँ से गया d4, ये d4 हो गया। आयरन में देखो, आयरन का होता है 3d6 4s2, ठीक है, 3 चला गया, 2 यहाँ चला गया, एक यहाँ चला गया, 3d5 d5, बताओ कौन ज़्यादा स्टेबल। ठीक है, तो इसमें ज़्यादा स्टेबल कौन है, आयरन ज़्यादा स्टेबल है। ठीक है, लेकिन हाँ, तो यहाँ पे जो है आयरन जो है ज़्यादा स्टेबल है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ और होती है कि स्ट्रॉन्गर बोला है रिड्यूसिंग एजेंट ना, तो कौन खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा, यानी कि लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन कौन ज़्यादा, हाँ तो आयरन हो जाएगा, इसका सिंपल जो है आंसर। ठीक है, तो यहाँ पर होता क्या है कि जैसे यहाँ पर है ना, आयरन के बारे में मैंने बताया कि जैसे यहाँ पर है कि D4 है और D5 है, तो क्या होता है कि ये D3 बन जाता है, सॉरी यहाँ पर, ठीक है, D3 बन जाएगा। तो होता ये है कि होना तो चाहिए था D5 स्टेबल ज़्यादा, लेकिन फिर वही वाली बात आती है T2G वाली, कि इसमें 3 वो स्टेबिलिटी के कारण, हाफ फील्ड स्टेबिलिटी के कारण ये डोमिनेट कर जाता है D5 पे ना, तो ये ज़्यादा अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट हो जाता है। और Fe3+ मतलब है भी नहीं एक्चुअल में रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ये। ठीक है, तो Fe3+ इज आ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ना, ये रिड्यूसिंग एजेंट नहीं है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर T2G की वाली स्टेबिलिटी की वजह से क्रोमियम, मतलब क्रोमियम अगर 3+ में से जा रहा है ना, 3+ वाला, तो क्रोमियम का 3+ ही बस एक यही केस है T2G वाला, जिसमें 3 ऐसे आ जाते हैं, तो इस वजह से स्टेबिलिटी इसकी हाई हो जाती है। तो ये कुछ क्वेश्चन थे चुनिंदा, मैं सोचा मतलब करा दूँ। फिर यहाँ पे अब हम लोग अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। अभी ये टॉपिक एंड ही हो चुका है, तो अगला हमारा जो टॉपिक है, थोड़ा सा मैं कोशिश करूँगा कि टाइम जल्दी करूँ। अगला टॉपिक है हमारा ऑक्सीडेशन स्टेट्स। तो जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि ऑक्सीडेशन स्टेट ये बहुत वेरिएबल शो करते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा शो करते हैं। सिर्फ यहाँ पर 3D सीरीज़ का दिया हुआ है टेबल 4.3 में, तो मैं और किसी का लिखूँगा नहीं। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, आयरन। ठीक है, सिंपल इनका है। तो सीधी सी बात है ना, ये क्वेश्चन आता भी है कि इनमें से कौन से दो ऐसे एलिमेंट हैं, या कौन सा एक है, मतलब एक भी पूछ लेगा एनी वन, या फिर दोनों पूछ लेंगे कि कौन से दो ऐसे एलिमेंट हैं जिनका ऑक्सीडेशन स्टेट सिर्फ 1 होता है। तो पहला है स्कैंडियम जो सिर्फ +3 में होगा, और दूसरा है तुम्हारा कॉपर, जिंक था ना यहाँ पे, हाँ, तो जिंक का सिर्फ होता है +2। ठीक है, तो इसका होता है सिर्फ 1 और इसका होता है सिर्फ 1। ठीक है, फिर पूछेगा सबसे हाईएस्ट किसका होता है सबसे ज़्यादा, तो सबसे ज़्यादा होता है मिडिल में। ठीक है, ये ट्रेंड होता है, तो मिडिल में होगा +2 +3 +4 +5। ठीक है, और फिर उसके बाद हो जाएगा तुम्हारा +6 और +7। तो ये पूरा मैग्नीज पूरा 7 तक जाता है। ठीक है, क्यों जाता है, क्योंकि सिंपल सी बात है, मैग्नीज का कॉन्फ़िगरेशन फिर से लिखो तो क्या हो जाएगा, 3d5 4s2, टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है, 5 2 7, 7 तक शो करेगा, तो +7 तक शो करता है। ठीक है, टाइटेनियम में देख लो तो +2 +3 +4 शो करेगा, फिर एक और बढ़ा दो, +2 +3 +4 +5 तक जाएगा, फिर इसमें भी एक और बढ़ा दो, +2 +3 +4 +5 +6 तक जाएगा। ठीक है, और ये पूरा 7 तक जाता है, फिर यहाँ से घटना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या होता है, आयरन होता है +2 में, +3 में, +4 में और +6 में, सिर्फ 4 दिखाता है ऑक्सीडेशन स्टेट। कोबाल्ट का अगर देखो तो कोबाल्ट किसमें, +2 में, +3 में, +4 में ही रहेगा। सेम विद निकल ऑल्सो। ठीक है, और कॉपर में +1 +2 ही रहता है। ठीक, तो बस इससे ज़्यादा सवाल नहीं आते, बस यही सवाल आता है कि किन दोनों का एक है सिर्फ ऑक्सीडेशन स्टेट, तो उसका आंसर हो जाएगा स्कैंडियम और जिंक, और किसका सबसे ज़्यादा हाईएस्ट है तो हो जाएगा मैग्नीज का, सिंपल मिडिल में। ठीक है, और इसमें बहुत ज़्यादा नहीं पूछता। और जो है लो ऑक्सीडेशन स्टेट के कुछ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड भी बनते हैं, लिगेंड एक्सेप्टर भी बनते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर निकल कोबाल्ट का होल 4 है। ठीक है, और आयरन कोबाल्ट का होल 5 है। तो इनमें ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी, निकल की और आयरन की 0 होती है, मतलब यहाँ पर +0 है निकल का और आयरन पे 0 है, क्योंकि इसका कोई चार्ज नहीं होता। जब कोई चार्ज नहीं है तो फिर ये ऐसे ही जुड़ गया है, तो यहाँ +0 +0 होता है। ठीक है, अभी इसके बारे में कोऑर्डिनेशन अभी बताऊँगा आगे।
ये तो बस यहाँ पे ऐसा मैं बस मतलब जिक्र कर ले रहा हूँ उसका, ठीक है। तो यहाँ पर तुम्हारे पास यही बात हुई है कि कौन से जो है ज़्यादा, मतलब देखो स्टेबिलिटी के ऊपर टोटल बात है। जैसे सी आर यहाँ पर क्या लिखा है, क्रोमियम+6 इज स्ट्रॉन्ग, यहाँ पर लिखा है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्यों होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब कि खुद रिड्यूस हो जाएगा, खुद रिड्यूस होने मतलब इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा, ठीक है। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब कि क्या हो जाएगा, रिड्यूस होगा खुद, और खुद रिड्यूस होने का मतलब इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। तो क्रोमियम का अगर हम लोग लिखें तो कितना हो जाता है, 3d5 4s1, ठीक है, 3d5 4s1। तो 3d5 4s1 है, तो यानी कि क्या हो जाएगा, इसमें अगर हम 5 1 6 पूरे ही निकाल लें तो पूरा निकालने के बाद इससे आर्गन की स्टेबिलिटी मिल जाएगी +6 में। तो सिंपल सी एक बात और मैं बता दूं कि यहाँ से, जैसे यहाँ से देखने में यही लग रहा होगा ना कि भैया ये बताओ, रिड्यूसिंग अगर ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन और आना चाहिए, एक्सेप्ट करेगा, लेकिन ये स्टेबल है तो और एक्सेप्ट क्यों करेगा ना, इसे तो नहीं करना चाहिए एक्सेप्ट, जो है ये तो स्टेबल है। तो यहाँ पर एक केस और आता है जिसको बोलते हैं स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीडाइजिंग पावर। सिंपल सी बात, ये याद रख लो, ये भी एक फैक्टर होता है। कभी कभार क्या होता है कि स्टेबिलिटी इतनी ज़्यादा हो जाती है कि हम लोग इलेक्ट्रॉन का आना जाना नहीं देखते, तो स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है ऑक्सीडाइजिंग पावर, और ये यूनिवर्सल होता है। कभी भी अगर इलेक्ट्रॉन का ये आने जाने का ना पता चले तो सिंपल सा देख लेना, स्टेबिलिटी जिसकी जितनी हाई उसकी उतनी ऑक्सीडाइजिंग पावर ज़्यादा, और इसी का उल्टा चलता है रिड्यूसिंग, स्टेबिलिटी जितनी ज़्यादा उतनी कम रिड्यूसिंग पावर। तो एकदम सिंपल मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है, एकदम सिंपल बता दे रहा हूँ, मतलब इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन भी नहीं देखना, ये यूनिवर्सल नियम है, ठीक है, रूल है, ठीक। तो इलेक्ट्रॉन तो मैंने बस इसलिए बताया था कि रेडॉक्स का वो पता रहे थोड़ा सा, वो भी लगा सकते हो, लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि यूनिवर्सल से ही चलना पड़ता है, तो ये यूनिवर्सल लॉ है, इनसे चाहे जैसे सवाल उड़ाओ, ठीक है। बाकी तो यहाँ पर यही सारी बातें हैं, ठीक है, कि कौन कितना स्टेबल है, कौन कितना कम स्टेबल है, ठीक है। और जैसे ये सारी जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ ना, ये स्टेबिलिटी वाली, ये चेक कब की जाती हैं, जैसे अगर सिर्फ क्रोमियम में देखना होता तो फिर ये शायद ना होता, क्योंकि सिर्फ क्रोमियम में अगर देखना होता तो हो सकता है इसकी +4 ज़्यादा अच्छी होती, +3 ज़्यादा अच्छी होती। लेकिन अगर क्रोमियम का +6 किसी और के +6 से कंपेयर करना है, जैसे मान लो हमने मोलिब्डेनम के +6 से कंपेयर किया, ठीक है, जैसे हमने मोलिब्डेनम के +6 से कंपेयर किया, तो मोलिब्डेनम का +6 उतना स्टेबल नहीं जितना क्रोमियम का +6 है, क्योंकि उसे आर्गन की नोबल गैस मिल गई। तो यहाँ पर ये रूल काम आता है स्टेबिलिटी का, कि जब दो अलग एलिमेंट्स में कंपेयर करना हो तो, ठीक है। सेम में भी कर सकते हो, अलग में भी कर सकते हो, यूनिवर्सल है जैसा मैंने बताया, ठीक है। इन टेक्स्ट में क्वेश्चन भी है, 3D सीरीज का कौन सा सबसे ज़्यादा ट्रांजिशन मेटल हाईएस्ट नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है, तो मैग्नीज, डायरेक्ट आंसर, ठीक है। बाकी तो मैंने तुम्हें बता दिया, इसमें मैं देख लेता हूँ, कुछ और तो है नहीं, कुछ और नहीं है यहाँ पे। तो ऑक्सीडेशन स्टेट में बस इतना ही था, इससे ज़्यादा और इसमें कुछ बताता है नहीं, ठीक है। मैं बस NCERT पर पलट पलट के देख लेता हूँ। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, ठीक है, तेज़ी से हम आगे बढ़ेंगे। अगला टॉपिक है हमारा मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ का, ठीक है। तो बेसिक मैं बता देता हूँ बस, मैग्नेटिक, इसमें दिख रहा है कि नहीं, थोड़ा सा एंगल चेंज, हाँ, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ का मतलब, मैग्नेट में अगर तुमने पढ़ा होगा फिजिक्स में, तो वहाँ पर बताया जाता है कि 3 तरीके की प्रॉपर्टीज़ होती हैं। एक होता है तुम्हारा डायामैग्नेटिक, एक होता है पैरामैग्नेटिक, और एक होता है फेरोमैग्नेटिक, ठीक है। तो डायामैग्नेटिक का क्या मतलब होता है भाई, इसमें क्या होगा, तुम्हारा जो मूवमेंट होगा उसको बोलते हैं बोर्स मैग्नेटॉन बोलते हैं, ठीक है, डाइपोल मूवमेंट बोलते हैं उसको, मतलब डाइपोल कह रहा हूँ, मैग्नेटिक मूवमेंट। तो डायमैग्नेटिक के केस में वो ज़ीरो होता है, ठीक है, मतलब कोई ओरिएंटेशन नहीं रहता। पैरा में वो ज़ीरो से ज़्यादा होगा, ग्रेटर देन ज़ीरो,
ठीक है, ग्रेटर देन 0 होगा। और फेरो में तो बहुत ज़्यादा हो जाता है, कम से कम 10 वर्ष से भी ज़्यादा, बहुत ज़्यादा, मतलब पैरा का एक्सट्रीम वर्जन है फेरो। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर सिर्फ डाया और पैरा के बारे में पढ़ते हैं, फेरो के बारे में नहीं पढ़ते। ठीक है, क्योंकि एक्सट्रीम वर्जन है तो जो पैरा है वो तो से भी हो ही जाएगा। तो यहाँ पर एक बेसिक सा फॉर्मूला आता है एकदम सिंपल सा। वो क्या है कि मैग्नेटिक मोमेंट जिसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं म्यू से, दैट इज इक्वल टू एन ब्रैकेट में n+2 का अंडर रूट, सिंपल फॉर्मूला। अब यहाँ पूछ रहे होगे n का मतलब क्या होता है, तो n का मतलब होता है नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स। जितने नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं उस वो n उठा के यहाँ पे रख दो। जैसे कि फॉर एग्जांपल आओ देखते हैं कि हाँ, एग्जांपल नंबर 4.8 जो देखते हैं। ठीक है, 4.8, तो 4.8 में क्या लिखा है कि एक कोई एलिमेंट x है, उसका एटॉमिक नंबर कितना है, 25 है। ठीक है, ठीक है, और क्या कह रहा है कि वो अपनी डाईवेलेंट आयन में है। डाईवेलेंट का मतलब कि m+2 के स्टेट में है, +2। इसी को तो डाई का मतलब 2 हो गया, आयन का मतलब आयन में, तो ये +2 स्टेट में है। तो अब बताओ कि इसका मैग्नेटिक मोमेंट कितना होगा। तो सीधी सी बात है, पहले तो इसका तुम कन्फिग्रेशन लिखना सीखो। तो कन्फिग्रेशन कैसे होगा, 25 है, मैंने बताया कि आर्गन पहले घटा दो 18। ठीक है, जैसे देखो अगर 25 से तुम्हारा 30 और 39 से उधर 40 के बीच में, क्योंकि इधर से आइडिया लग रहा है ना, मैंने पहले ही बताया था कि 21 स्कैंडियम से 30 तक पहली सीरीज चलती है, तो इन्हीं दोनों के बीच का है 25। तो 25 में आर्गन यानी कि लगेगा, पहली सीरीज है 3D। तो पहले तो 25 में से आर्गन घटा दो, तो 25 में से 18 जाएगा, 7 बचेगा। 7 का मतलब 3d5 4s2, यानी कि ये मैग्नीज है। ठीक है, ये है मैग्नीज। अरे 25 मैग्नीज ही तो होता है ना, चाहे ऐसे देख लो चाहे डायरेक्ट याद करके देख लो। तो 3d5 4s2, 7 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब 2 इलेक्ट्रॉन उड़ा देने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन उड़ा दिए तो क्या बन गया, 3d5 4s0। अब आ जाओ उसकी फिलिंग करते हैं और देखते हैं कितने अनपेयर हैं कितने नहीं। तो डी में होते हैं 5 डब्बे, 1 2 3 4 5। ठीक है, सबसे पहले एक एक करके हम लोग भरेंगे, फिर अगर एक्स्ट्रा बचेगा तो डबल भर देंगे। तो 1 2 3 4 5, तो 5 हो गए पूरे, अब और बचे नहीं। ठीक है, तो अनपेयर इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो क्या यहाँ पर एक भी पेयरिंग है, नहीं, तो ये पहला अनपेयर हो गया। क्या यहाँ पेयरिंग है, नहीं, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, यानी कि यहाँ 5 अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, पांचों की पेयरिंग नहीं हुई किसी के साथ, तो 5 अनपेयर इलेक्ट्रॉन। तो यानी कि यहाँ म्यू कितना हो जाएगा, म्यू हो जाएगा अंडर रूट 5, 5 इंटू में 5+2, तो ये कितना आ जाएगा, 5+2 7, और इंटू में 5 35, तो ये आ जाएगा √35, जो कि लगभग 6 के बराबर होता है, क्योंकि 6 का रूट 36 होता है, तो उससे एक कम है, तो लगभग ही 5.9 समथिंग आएगा। ठीक है, अब अगर इसको करना है MCQ में, जैसे अगर MCQ में इसमें करना है, तो MCQ में इसको कैसे कर सकते हैं, तो सिंपल सी बात है, जैसे तुमने यहाँ अनपेयर इलेक्ट्रॉन निकाल लिए 5 ना, कुछ मत करो, कुछ भी मत करो, 5 से आगे जो एक नंबर का स्क्वायर है उसके आसपास वैल्यू आएगी, बस सिंपल सी बात। जैसे मान लो अगर मैं यहाँ 5 की जगह 4 ले लेता, तो 4 का अगला जो तुम्हारा नंबर होगा तो वो कौन सा होगा, तो 4 का अगला 5 होगा, तो 5 के आसपास वैल्यू आएगी, यानी कि 4.8 4.9 समथिंग। चलो देखते हैं कैसे। तो म्यू बराबर √4 मान लो ले लूँ n की जगह, तो 4+2, तो 4+2 कितना 6, और 6 को जो 24, √24, जो कि √25 के पास है, तो आ जाएगा 4.9। सिंपल, मतलब सिर्फ अनपेयर इलेक्ट्रॉन गिनो और उसके आने वाले अगले नंबर के पास वाली वैल्यू, सबसे पास, जैसे 5.9 5.93 5.94, सबसे पास वाली वैल्यू वही टिक मार दो, बस डायरेक्ट आंसर। मतलब इतना कैलकुलेट करने की भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और अगर मान लो जैसे कभी कभार पूछ लेता है कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ बोर मैग्नेटॉन, तो बोर मैग्नेटॉन होता है Bm से रिप्रेजेंट करते हैं, तो बोर मैग्नेटॉन कुछ नहीं है। बोर मैग्नेटॉन मतलब कि n की वैल्यू 1, खत्म आंसर। तो n की वैल्यू 1 का मतलब कि 1 के बाद कौन सा नंबर आता है, 2, तो 2 के जस्ट पास होगा, तो जस्ट पास मतलब 1.73 एग्जैक्ट वैल्यू होती है। ठीक है, पास में वैल्यू, तो इतना जो है। अब अगर ऑप्शन बहुत पास पास दिए हैं, जैसे 1.7 1.8 1.9, तो कैलकुलेट कर लेना वहाँ पर एग्जैक्ट वैल्यू के लिए। लेकिन अगर नहीं दिया हुआ है, जैसे मान लो ऑप्शन दूर दूर है, 1.7 दिया है, फिर 3 दिया है, फिर 5 दिया है, तो फिर डायरेक्ट कर लो वहाँ पे, तो ऑप्शन भी इसमें देखना पड़ता है। ठीक, यहाँ पे समझ गए, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। तो अगर इसकी म्यू की वैल्यू
अगर तुम्हारी म्यू की वैल्यू 0 आ गई किसी केस में, तो अगर म्यू की वैल्यू 0 आ गई तो डायमैग्नेटिक, और अगर म्यू की वैल्यू लेस देन 0 आ गई तो पैरामैग्नेटिक। अब हो सकता है कि दिमाग में भैया 0 कैसे होगी, तो 0 ऐसे होगी, आओ दिखाता हूँ कैसे होगी। जैसे जिंक का केस ले लो, तो जिंक में क्या होता है 3d10 4s2। यहाँ अगर 10 भरो तो 10 भरोगे तो 1 2 3 4 5 डब्बा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पूरे भर गए। क्या यहाँ पे कोई भी अनपेयर है? कोई नहीं है। तो अनपेयर कितना हो गया? n बराबर 0। तो n बराबर 0 यहाँ रखोगे तो म्यू बराबर 0 आ जाएगा, इसीलिए जिंक डायमैग्नेटिक होता है। ठीक है, तो ये तुमको हो सकता है पूछे। यहाँ से एक चीज़ और रिलेट कर सकता है। क्या रिलेट कर सकता है? कि म्यू की वैल्यू दे के पूछ लेगा कि बताओ नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन कितने हैं, या फिर नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन से फिर बाकी चीज़ें रिलेट कर देगा कि इसका मेल्टिंग पॉइंट बताओ, इसका बॉइलिंग पॉइंट बताओ। तो मैंने प्रीवियस उसमें बताया ही था कि किस तरीके से रिलेट होता है कि नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन जितने बढ़ेंगी उतनी तगड़ी बॉन्डिंग, उतना हाई मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ये सारी चीज़ें। जैसे यहाँ से अगर मुझे रिवर्स चलना हो कि मान लो दे दिया है म्यू की वैल्यू, जैसे फॉर सपोज म्यू की वैल्यू तुमको दे दिया है 5.9 लगभग, ठीक है। तो 5.9 का मतलब कि सीधा सीधा पता है भाई √35 ही लगभग होगा, ठीक है। वैसे वो रूट में ही देगा, लेकिन अगर 5.9 दे रहा है तो मैं बता रहा हूँ कि लगभग √35 मान लो। तो म्यू की वैल्यू क्या होती है? तो म्यू की वैल्यू होती है तुम्हारी n+2 का रूट, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ नहीं करना है। अगर म्यू की वैल्यू √35 है तो √35 रखो बराबर में n+2, ठीक है। दोनों साइड स्क्वायरिंग करोगे तो रूट से रूट कट जाएगा, तो जाएगा 35 बराबर में n+2, ठीक है। 35 बराबर में n+2। यहाँ से अगर तुम कैलकुलेट करना चाहो तो ये हो जाएगा 35 बराबर में n² प्लस में 2n। यहाँ से बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। यहाँ से बन गई तुम्हारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब यहाँ से बन गई तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा तुम्हारा n² प्लस में 2n माइनस में 35 बराबर में 0। तो यहाँ से अगर हम n कैलकुलेट करें तो 7 × 5 = 35 होता है, तो n², या फिर सीधा आचार्य भी लगा दो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। प्लस में तुम्हारा 7n माइनस में तुम्हारा 5n माइनस में 35 बराबर में 0। n को यहाँ से कॉमन ले लो, n+7 आ जाएगा, -5 यहाँ से कॉमन ले लो, n+7 आ जाएगा बराबर में 0। अब एक चीज़ और बता दूँ, n की वैल्यू कभी भी माइनस नहीं हो सकती, कभी भी माइनस वैल्यू नहीं हो सकती n की, क्योंकि भाई अनपेयर इलेक्ट्रॉन या तो 0 होंगे या तो ज़्यादा होंगे, माइनस कैसे होंगे? तो यहाँ से देखो, यहाँ से n की वैल्यू क्या क्या आएगी? तो यहाँ से एक n की वैल्यू आएगी 5 और एक n की वैल्यू आएगी -7, ठीक है। अरे दोनों को पुट कर दो, n+7 बराबर 0 तो n की वैल्यू -7, n-5 बराबर 0 तो n की वैल्यू +5। तो -7 हो नहीं सकता क्योंकि माइनस होगी नहीं, तो इसको काट दो तो n बराबर 5 आंसर, सिंपल, ठीक है। तो ऐसे करके आराम से पूरा निकाल सकते हो। तो ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ का पूरा खेला ख़त्म हो गया यहाँ पे, ठीक है। और इससे ज़्यादा कोई इससे पूछता नहीं है सवाल, ठीक। अब इसके बाद बात करते हैं हम लोग कलर कंपाउंड की। तो कलर कंपाउंड में देखो, मैं एकदम सिंपल सी बात बताऊंगा, कलर याद करना पड़ेगा, उसमें मैं कोई हेल्प नहीं कर सकता, ठीक है, क्योंकि कलर भाई सबके याद करने पड़ेंगे। क्वेश्चन कम आते हैं लेकिन आते हैं, ठीक है। एक चीज़ जो मैं यहाँ कलर कंपाउंड में बता सकता हूँ, लॉजिक वाली बात, वो ये है कि जितने ज़्यादा अनपेयर इलेक्ट्रॉन होंगे उतना अच्छा कलर देखने को वहाँ पर मिलेगा, और अगर एक भी अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं है तो उसका कलर होगा ही नहीं, ठीक है, कलरलेस होंगे। या तो D0 और या तो D10 अगर किसी में आ रहा है तो ये सब कलरलेस है। जैसे जिंक हो गया ना, जिंक कलरलेस है। कलरलेस का मतलब वाइट कलर, ठीक है, केमिस्ट्री में वाइट कलर, वाइट का मतलब कोई कलर नहीं होता। तो जिंक जो है ये कलरलेस यानी कि वाइट होता है, इसका कोई वो नहीं होता, ठीक है। बाकी तो फिर तुम्हें याद ही करना पड़ेगा, ठीक है, इसमें तो कोई और चारा है नहीं। जैसे D2 और D8 इन दोनों का कलर होता है ग्रीन, अगर ये आ गए तो ऐसे तो सारा याद करना पड़ेगा भाई इसमें, ठीक है। इसमें जो कलर आता है वो दो तरीके से आता है। एक आता है तुम्हारा लिगेंड लिगेंड से, लिगेंड लिगेंड के इंटरेक्शन से, ठीक है, उनसे कलर आता है, या तो फिर तुम्हारा अलग से कलर आता है कि मतलब जो अनपेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, उनसे आ जाता है कलर, ठीक। अच्छा, अब यहाँ पर जो है बीच में एक टॉपिक और रह गया है, उसको भी मैं निपटा देता हूँ, काहे के लिए छोड़ूँ, ठीक है। तो वो टॉपिक क्या है? वो टॉपिक है तुम्हारा कि ट्रेंड्स इन स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन स्टेट जो भी मैं बता रहा था, तो ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या होता है कि जैसे कोई भी चीज़ जब हायर ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रही है तो उसको स्टेबल करने के लिए भी उतना ही तगड़ा स्टेबलाइज़र चाहिए। जैसे होता नहीं है घर में
कि हाई वोल्ट की एकदम चीज़ कोई है तो उसको स्टेबलाइज़र स्टेबल करता है, एसी उसी में लगा रहता है। तो सिंपल काम यहाँ पर भी है कि भाई कोई तो स्टेबलाइज़र चाहिए ही चाहिए, ठीक है। जैसे यहाँ पर दो स्टेबलाइज़र होते हैं, पहला होता है फ्लोरीन, दूसरा होता है ऑक्सीजन, ठीक। ऑक्सीजन फ्लोरीन से बहुत तगड़ा स्टेबलाइज़र होता है। कारण क्या है? क्योंकि ऑक्सीजन बनाता है डबल बॉन्ड और फ्लोरीन बनाता है सिंगल बॉन्ड, ठीक है। तो ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बना के ज़्यादा हाई नंबर की ऑक्सीडेशन स्टेट को मतलब स्टेबल कर देता है, ठीक है। मतलब देखो सिंपल हैलाइड में तो नहीं बन पाएगा, ठीक है। जैसे मैग्नीज है तो मैग्नीज का +7 फ्लोरीन नहीं बना सकता क्योंकि +7 मैग्नीज की एकदम हाईएस्ट है, तो उसको बनाने के लिए ऑक्सीजन आता है, ठीक है। ये Mn2O7 ऐसे बनाता है, ठीक। तो यहाँ पर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट सबसे ज़्यादा हाईएस्ट होती है, ठीक है। अब ऑक्सीडेशन स्टेट अगर नहीं निकालना आता है तो मैं बता दूँ, वैसे तो ये रेडॉक्स का पार्ट है। ऑक्सीडेशन पे कितने का चार्ज होता है, वैलेंसी कितने की होती है ऑक्सीजन की, 2 होती है। तो है कितना, 7, तो 7 2 × 14 और ऑक्सीजन नेगेटिव होता है तो माइनस, और Mn का मान लो 2x बराबर में टोटल चार्ज कितना है 0, तो x की वैल्यू कितनी आ गई +7, तो यानी कि मैग्नीज पे +7 है, ठीक है। ये तो मतलब रिडॉक्स का पार्ट है एक तरीके से, लेकिन मैं तब भी बता दे रहा हूँ यहाँ पे। तो जैसे ऑक्सीजन का एक ऑक्सीजन आइटम के ऊपर -2 का चार्ज होता है, तो 7 के ऊपर कितना होगा -14, और Mn का तो हम लोग एक Mn का x मान लो, तो Mn2 है यहाँ पे तो 2x हो जाएगा, तो 2x - 14, और टोटल चार्ज इस पर कितना है, तो कोई चार्ज नहीं है, 0। जैसे यहाँ पे अगर देखो तो यहाँ पे कभी कभार ऐसे लिखा था ना NH4 पॉजिटिव, इस पर टोटल पे चार्ज प्लस का है, लेकिन यहाँ टोटल पे कोई चार्ज नहीं है ना, तो ये हो जाएगा बराबर 0, तो x की वैल्यू यहाँ से +7 आ जाएगी, मैग्नीज से +7 का होता है, ठीक है। तो +7 तक ये बना ले जाता है, ठीक है। जैसे देखो बाकी जो है वो जोड़ लेंगे, जैसे फ्लोरीन है, फ्लोरीन क्रोमियम की +6 तक स्टेबल कर देता है, +6 आराम से स्टेबल कर देगा, लेकिन +7 नहीं कर पाएगा, ठीक है। और तुम्हें बता दूं, मैग्नीज के +7 और क्रोमियम के +6 के अलावा किसी की भी स्टेट 3 से ज़्यादा दिखी ही नहीं है, किसी की भी स्टेट जो है 3 से ज़्यादा दिखी ही नहीं है, बियॉन्ड 3 दिखी ही नहीं है, ठीक है। कोई भी ऐसा हो ही नहीं सकता। आयरन की मैक्स गई है 3 तक, +3 में आयरन, उससे ज़्यादा आयरन का गया ही नहीं है। Fe3O4 होता है लेकिन उसमें भी आयरन +3 में होता है, ठीक है। तो वहाँ भी ये चीज़ आ जाती है, ठीक है। अच्छा एक केस है यहाँ पर कॉपर का आता है ना, कि कॉपर के साथ जो आई होता है, आई आयोडीन का वाला आई, ठीक है। तो वो आई कॉपर के साथ रह नहीं पाता, उसकी बनती नहीं, क्यों नहीं बनती, क्योंकि रिएक्शन हो जाती है, कॉपर +2 प्लस में I- अगर मैं डाल रहा हूँ तो होता यूँ है कि Cu2I2 बन जाता है, प्लस में I2 बन के अलग हो जाता है आयोडीन, तो उसके साथ रहता नहीं है। तो कॉपर देखो यहाँ +2 में था और वहाँ गया तो ये मतलब चेंज हो गया ना। आई पे देखो, एक आई पे यहाँ -1 था, 2 आई पे कितना होगा -2, और कॉपर का 2 है तो कॉपर पे आ गया -1, तो +1 से -1 हो गया। इलेक्ट्रॉन का क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन यहाँ पर कम हुए, जब कम हुए तो -1 हुआ, यानी कि तुम्हारा डायरेक्ट रिड्यूस हो गया कॉपर, ठीक है। तो I2 यहाँ बना लेता है, ठीक है। मतलब समझो ध्यान से कि मतलब ये बेसिक सी रिएक्शन है कि आयोडीन उसके साथ स्टेबल हो नहीं पाता। क्लोरीन और ब्रोमीन के साथ कॉपर स्टेबल है, लेकिन आयोडीन के साथ नहीं, आयोडीन फिर I2 बना के उड़ जाएगा, ठीक है, ठीक। तो यही वाली बात हो जाती है यहाँ पे कि इरेगुलर वेरिएशन यहाँ पर तुम्हारे देखने को मिलते हैं, ठीक है। और बस, ठीक है, इसमें भी कोई और ख़ास वैसी बात नहीं दिख रही मुझे। अब हम लोग आ जाते हैं 3 एकदम छोटे टॉपिक पे, उसके बाद फिर मैं अगला वीडियो बना दूंगा जो कि रहेगा प्योर एंड प्योर रिएक्शन बैलेंसिंग पे। उसके बाद पूरा डी ब्लॉक ख़त्म हो जाएगा, एफ ब्लॉक पे फिर अलग से बन जाएगी वीडियो, ठीक है। उसमें भी कुछ करना है नहीं, एफ ब्लॉक में भी, ठीक है। अगला टॉपिक, अगले मैं 3 टॉपिक ऐसे ही समराइज़ कर दे रहा हूँ, ठीक है, जल्दी जल्दी में। पहला टॉपिक है तुम्हारा, ये एंगल बड़ा देखना पड़ता है मुझे। पहला टॉपिक है तुम्हारा कैटालिटिक, कैटालिटिक प्रॉपर्टी। ये सब ट्रांजिशन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ हैं, जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट था ना वैसे यहाँ पर है। तो ट्रांजिशन एलिमेंट क्या करते हैं पता है, ट्रांजिशन एलिमेंट कैटलिस्ट होते हैं। कैटलिस्ट का मतलब किसी भी रिएक्शन को तेज कर देंगे, जैसे बॉन्ड हैबर, हैबर प्रोसेस पता है कौन सी होती है, हैबर प्रोसेस ये वाली रिएक्शन होती है, ये वाली अमोनिया की बनने वाली रिएक्शन, इसको बोलते हैं तुम्हारा हैबर प्रोसेस। लिख देता हूँ, हैबर्स प्रोसेस,
ठीक है, हैम्बर्स की प्रोसेस होती है। तो ये जो है कैटालिटिक इसकी प्रॉपर्टी शो करता है, यानी कि बहुत तेज कर देता है रिएक्शन को, ठीक है। तो कैटालिटिक प्रॉपर्टी, अब पूछा जाता है कैटालिटिक प्रॉपर्टी क्यों शो करता है, इस वजह से क्योंकि इसमें हाईली थ्योरेटिकल क्वेश्चन आते हैं इससे, बस हाईली वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, बहुत ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। इसी वजह से क्या होता है, कैटलिस्ट हो जाता है ना, कि मतलब रिएक्शन को एकदम फास्ट बना देते हैं, किसी के साथ बॉन्डिंग कर लेता है, तुरंत रिएक्शन करवा देता है। दूसरी चीज़ क्या है, ये बोर्ड में भी आया था क्वेश्चन 2026 वाले में, फॉर्मेशन ऑफ इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स। इंटरस्टिशियल कंपाउंड का मतलब, इंटर का मतलब बीच में, ठीक है, इंटरस्टिशियल यानी किसी के बीच में। तो क्या होता है कि कुछ एलिमेंट्स, कुछ छोटे एटम, जैसे कि हाइड्रोजन के, कार्बन के, नाइट्रोजन के, ये जो हैं, जो मेटल होते हैं उनके लैटिस में जाके फंस जाते हैं। लैटिस का मतलब ऐसे 3D स्ट्रक्चर, जैसे ये स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है, ठीक है, ये ऐसे 3D स्ट्रक्चर हो गया। तो इसमें क्या होता है कि इसमें जैसे जाके ये कहीं कहीं ऐसे फंस जाते हैं, अंदर अंदर ऐसे जाके इनके स्ट्रक्चर्स में, ठीक है। तो इनके स्ट्रक्चर में कहीं ये जाके ऐसे फंस जाते हैं, और ये नॉन स्टाइकियोमेट्रिक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नॉन स्टोकियोमेट्रिक कंपाउंड बनाते हैं। मतलब कि इनमें तुमको ऐसा नहीं दिखेगा +3 +2, ये डेसिमल में बनाते हैं, जैसे VH 0.56, ठीक है। तो 0.56 अब क्या ही होता है, 0.56 तो कोई स्टोकियोमेट्री नहीं होती, ठीक है, 1 2 3 ही होती है, ये थोड़ी होती है। तो यही से बनाते हैं, जैसे टाइटेनियम के साथ हाइड्रोजन 1.7, ऐसे नॉन स्टाइकियोमेट्रिक, ठीक है। इनकी जो प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, पहली प्रॉपर्टीज़ हाई मेल्टिंग पॉइंट होगा। क्यों होगा, सीधी सी बात जानो, ये जब उसमें जाके पूरी तरीके से जुड़ गए तो बॉन्डिंग अच्छी बन गई, अब निकलेंगे थोड़ी बाहर, जाके उसी में फंस गए। भाई कोई थोड़ा सा जगह है, उस थोड़ी जगह में किसी पत्थर को फिट कर दिए जो कि एग्जैक्ट उसी जगह जितना है, तो वो निकलेगा थोड़ी बाहर, उसी में फंस जाएगा। तो मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मतलब जो है ठोस हो जाते हैं। और ठोस से ही अगला आता है इनकी हार्डनेस का, कि हार्ड बहुत होते हैं, क्योंकि भाई मेल्टिंग पॉइंट हाई है तो सीधी बात है कठोर बहुत होंगे, जल्दी पिघलेंगे नहीं। मेटेलिक कंडक्टिविटी इनकी अच्छी होती है, क्योंकि मेटल की खासियत होती है कि हार्ड होते हैं, तो ये भी मेटेलिक दिखाते हैं कंडक्टिविटी। और केमिकली इनर्ट होते हैं, यानी कि रिएक्शन वैक्शन नहीं करते, अपना चुपचाप पड़े रहते हैं, क्योंकि सीधी सी बात है भाई, जाके अपना फंस गए, फंस के अपना पूरा ऐसे स्टेबल हो गए, इनको काहे की रिएक्शन की जरूरत, कोई मतलब नहीं, ठीक है। तीसरी जो आखिरी प्रॉपर्टी है वो है तुम्हारी एलॉय फॉर्मेशन। एलॉय फॉर्मेशन यानी कि दो 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 या उससे ज़्यादा मेटल, 2 3 मेटल को मिला के तुम्हारा एक कंपाउंड पूरा बन जाता है ना, जैसे ब्रास, तांबा सबसे अच्छा एग्जांपल, कॉपर प्लस में तुम्हारा जिंक का, ठीक है, कॉपर प्लस जिंक का, ब्रोंज, ठीक है। तो ये किसका बन जाता है, कॉपर टिन का, ठीक है। तो ऐसे ऐसे मतलब पूछ लेता है 2 3 एग्जांपल, सोल्जर होता है फिर उसमें, ठीक है, स्टेनलेस स्टील होती है जिसमें क्रोमियम आयरन मिला होता है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है कि मिक्सिंग से हो जाता है। अब ये मिक्स कहाँ हो रहा है, एलॉय फॉर्मेशन, एलॉय फॉर्मेशन इसलिए बन रहा है क्योंकि इनके साइज़ में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, साइज़ में कम अंतर। अभी मैंने बताया था ना 3D से 4D में, फिर 4D से 5 में साइज़ वाला बताया था ना, कि होता तो है अंतर, लेकिन इतना नहीं होता कि एकदम एकदम से ही साइज़ बढ़ जाए। तो क्योंकि साइज़ का अंतर बहुत कम होता है ना, तो आराम से, जैसे अभी फ्रेंडशिप में क्या होता है कि जब अंतर कम होता है तो जल्दी दोस्त बन जाते हैं ना, ज़्यादा होता है तो कम अच्छे बनते हैं। तो इस वजह से क्या होता है कि यहाँ साइज़ में जब अंतर कम होता है तो आराम से एलॉय बन जाता है, ठीक है। तो ये कुछ एलॉय के एग्जाम्पल हैं, एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, याद कर लो आराम से, ठीक है। एक चीज़ और दी हुई है एग्जाम्पल 4.0 में, उसमें लिखा हुआ है उसकी जस्ट बगल कि व्हाट इज डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। तो डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन का मतलब कि एक ही कंपाउंड उस रिएक्शन में 2 तरीके की शो करे ऑक्सीडेशन स्टेट। जैसे कि मैं लिख दे रहा हूँ ना, H2O2 जो होता है ना, H2O2, वो 2 तरीके की ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, ठीक है। कभी +1 बना देगा, कभी -1 भी बना देगा, ठीक है, वो डिपेंड करता है उसके ऊपर। तो ये हो गया, वैसे ये पूछेगा नहीं क्योंकि ये सब भी क्लास 11th में रिडॉक्स चैप्टर था, उसका मेनली पार्ट है ये,
ठीक है, वहाँ पे ये बात होती है कि डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन क्या सी है। लेकिन तब भी इसके एक दो एग्जांपल है, बस वही देख लो बस। मतलब सिंपल सिंपल यही है कि एक ही कंपाउंड होगा, वो रिएक्शन में दो कंपाउंड बनाएगा और उन दोनों में उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट अलग अलग होगी उस सेम की। जैसे यहाँ पर H2O2 मैंने बताया ना, तो H2O2 में हाइड्रोजन की ही एक कंपाउंड बनाएगा, उसके साथ +1 होगी, एक बनाएगा उसके साथ -1 होगी। ठीक है, तो मुझे लगता है यहाँ पे सारी चीज़ें जो है लगभग लगभग कवर हो गई हैं। 13 ही मिनट हुआ है, तो आई थिंक कि मुझे इसमें रिएक्शन बैलेंसिंग भी बता देनी चाहिए। ठीक है, तो रिएक्शन बैलेंसिंग से पहले मैं एक चीज़ और बता देता हूँ, ये MCQ में ये भी चीज़ आती है। ठीक है, इसमें होता क्या है कि देखो सिंपल सी बात है, एक चीज़ मैं बता दूँ, जिसका जितना ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट होगा, मतलब जितना ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट में वो चीज़ एग्जिस्ट कर रही होगी, वो उतनी ज़्यादा एसिडिक होगी। ठीक है, तो यहाँ पर होता क्या है, जैसे Mn2O7, इसमें जो है Mn पे क्या था, +7 था, तो ये हो गया। फिर उसके बाद तुम्हारा CrO3 हो गया, क्रोमियम का तो लगभग सभी होता है, H2Cr2O7 हो गया। तो ये सारे एसिडिक होते हैं, दिख रहा है कि नहीं, हाँ एसिडिक होते हैं ये सारे। ठीक है, वहीं कुछ कुछ होते हैं एम्फोटेरिक। एम्फोटेरिक का मतलब कभी एसिडिक कभी बेसिक दोनों हो सकते हैं, जैसे VO2, V2O5, नहीं, हाँ हाँ, तो VO2 नहीं होगा, सॉरी V2O5 होगा। ठीक है, सिर्फ V2O5 होगा। ठीक है, V2O5 हो गया, Cr2O3 हो गया, क्रोमियम का सिर्फ Cr2O3। ठीक है, तो ये सब क्या होते हैं, एम्फोटेरिक होते हैं, कि जब मन किया तब बेसिक बन गए, जब मन किया तब एसिडिक बन गए। ठीक है, और फिर यहाँ पर तुम्हारा एक और आता है कंपाउंड जो कि न्यूट्रल टाइप में होते हैं। न्यूट्रल अच्छा नहीं लिखा है, CO होता है वैसे। ठीक है, CO होता है न्यूट्रल, नहीं नहीं नहीं, CO भी एसिडिक ही होता है, ये भी एसिडिक ही होता है ना। न्यूट्रल छोड़ दो, न्यूट्रल वैसे दिया नहीं हुआ है NCERT में, देना चाहिए था वैसे, लेकिन इसने दिया नहीं है, पता नहीं क्यों। ठीक है, चलो कोई नहीं। और यहाँ पर एक और एग्जांपल आता है CrO का, क्रोमियम का ऑक्साइड का। तो क्रोमियम ऑक्साइड क्या होता है, बेसिक। तो यहीं पर देखो क्रोमियम का 3, देखो 3 कैसे, देखो कैसे बदला। यहाँ पर देखो क्रोमियम का ऑक्साइड था, O पे एक पे -2 होता है, तो इस पे कितना +2 हो जाएगा, तो सिर्फ +2 में था, सबसे लीस्ट में बेसिक। CrO3 में देखो एक ऑक्सीजन में -2, 3 ऑक्सीजन पे -6 यहाँ पे, तो +6 इस पे, क्योंकि ओवरऑल चार्ज 0 है, तो +6 यानी कि हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट एसिडिक। यहाँ पर देखो ऑक्सीजन पे तुम्हारा -6, लेकिन क्रोमियम का 2x, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, +3, तो क्रोमियम पे +3 आ जाएगा। ठीक है, तो ये मिड वाला है, तो इस वजह से एम्फोटेरिक है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट डायरेक्ट देख के बता दो। अब मैं जा रहा हूँ बताने यहाँ पे, इसी के साथ DF ब्लॉक ख़त्म हो जाएगा। रिकमेंडेशन मेरी तरफ से ये है कि पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7 और ये पोटेशियम पर मैग्नेट KMnO4, इनके बारे में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं दिया हुआ है, थोड़ी सी बातें दी हुई हैं। NCERT वाइज इनको पढ़ना, जैसे इनका स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है, ये वो हो गया, नोट्स हो सकता है मैं दे दूँ, स्ट्रक्चर हो गया, ये सारी बातें हो गई। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें उनके बारे में देख लेना। बाकी तो रिएक्शन से बैलेंसिंग की यहाँ पर आती है बस मेनली। ठीक है, और जितनी भी NCERT में रिएक्शन दी हुई हैं उन्हीं में से उठा के एक वो दे देता है। ठीक, जैसे 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 लेट सपोज कौन सी रिएक्शन ले, 1 मिनट रुको मैं देख के बताता हूँ कौन सी रिएक्शन लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग रिएक्शन लेते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल हम लोग रिएक्शन लेते हैं यहाँ पे कि एक रिएक्शन जैसे दी हुई है 10I- प्लस में 2MnO4 माइनस प्लस में 16H प्लस, इसका कैसे डैश करके ऐसे छोड़ देता है क्वेश्चन में। ठीक है, तो अब मैं बताऊंगा कि इसको बैलेंस कैसे। सबसे पहले तो तुम्हें पता होना चाहिए कि ये मीडियम एसिडिक है कि बेसिक। तो सीधी बात यहाँ दिख रही है, H+ है, एसिड रिलीज करता है H+, बेस रिलीज करता है OH-। H+ है यानी कि ये एसिडिक मीडियम है, सिंपल बात। ठीक है, बहुत बढ़िया। दूसरी चीज़ हमें देखनी है कि इसमें हमेशा या तो K2Cr2 का आएगा और या तो KMnO4 का आएगा। तो यहाँ पर मैग्नीज़ है। अब यहाँ पर तुम्हें देखनी है कि मैग्नीज़ की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालोगे, तो मैग्नीज़ का X मान लो, प्लस में एक ऑक्सीजन में -2 था, तो 4 ऑक्सीजन में कितना हो जाएगा, -8। ठीक है,
बराबर में ओवरऑल चार्ज इस पे कितना है, माइनस का दिख रहा है तो -1, तो x की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, +7 आ जाएगी। बिल्कुल, इसको 2 को नहीं लेना, अगर यहाँ 2 होता तो यहाँ 2x लेता, इसको नहीं तो 2 तो पूरे पे 2 है ना, इसको नहीं, तो x की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ गई, +7 आ गई। ठीक, अच्छा अब जो मैंने नोट्स दिए थे, उस नोट्स में मैंने बताया था कि जब एसिडिक मीडियम होता है तो मैग्नीज Mn+7 से चेंज होके बनाता है Mn+2, ठीक, और आयोडीन I- से चेंज होके बनाता है I2, ठीक। यहाँ पर I की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी थी, तो जब कुछ ना पता हो तो सिंपल ऊपर का चार्ज देख लो, एक एलिमेंट के केस में, जैसे यहाँ पर तो 2 एलिमेंट थे मैग्नीज ऑक्सीजन, यहाँ पर सिर्फ I है, तो उसके केस में सिर्फ उसका भी चार्ज देख लो, इस पे चार्ज कितना है, माइनस, तो यानी कि अभी तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट -1 है, और वहाँ पर कितनी है, तो क्या यहाँ पे कोई चार्ज है, कोई चार्ज नहीं है, तो 0, ऑक्सीडेशन स्टेट 0, सिंपल, एक के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। अब तुम्हें क्या करना है, सिंपल सा लेना है 2 रूल। जैसे यहाँ पे तुम्हें दिख रहे होंगे 2 एलिमेंट दिख रहे होंगे मेन, एक दिख रहा होगा मैग्नीज और एक दिख रहा होगा, देखो ऑक्सीजन और H को भूल जाओ, उनको मैं अभी बैलेंस करना बिल्कुल सिखा दूंगा, जो मेन अलग से एलिमेंट है उनको देखो बस। तो मैग्नीज यहाँ पर दिख रहा है, मैग्नीज यहाँ पर दिख रहा है, आई यहाँ दिख रहा है, आई यहाँ दिख रहा है, बस ठीक। अब इन दोनों को हमको अलग अलग लिखना है, 2 डब्बा बना के, ठीक है। शुरुआत में लगेगा अभी टफ है लेकिन है नहीं। तो मैग्नीज क्या हो रहा है, ठीक है, मैग्नीज तुम्हारा थोड़ा सा मैं वो कर दूँ, हाँ क्लियर हो जाए ना। मैग्नीज यहाँ पर कितने से कितना बन रहा है, मैग्नीज बन रहा है Mn+7 से Mn+2 में, ठीक है। क्या वहाँ पर मैग्नीज के आगे कोई स्टाइकोमेट्री थी, हाँ थी, तो यहाँ पर 2 मैग्नीज थे, तो यहाँ पर भी हम 2 मैग्नीज कर देंगे, बोलो हाँ, ठीक है। तो यहाँ 2 मैग्नीज किए, तो जैसे हम लोग 10th में बैलेंस करते थे, तो यहाँ 2 किए हैं तो उधर भी 2 करना पड़ेगा मैग्नीज के लिए, ठीक है। अभी मैं चार्ज बैलेंस नहीं कर रहा हूँ, बिल्कुल। पहली चीज़ दिमाग में देखो, क्या यहाँ पर कहीं पर तुम्हें ऑक्सीजन या हाइड्रोजन दिख रहा है, दोनों तरफ नहीं दिख रहा है भाई, कोई ऑक्सीजन हाइड्रोजन नहीं है, ठीक है। अगर ये चीज़ नहीं है तो स्टेप को स्किप कर दो, ठीक। अगला स्टेप क्या है, चार्ज देखना, यहाँ का चार्ज देखो, तो एक मैग्नीज से +7 का चार्ज था, 2 पे कितना हो जाएगा, +14 का, तो यहाँ +14 का चार्ज है। यहाँ पर देखो एक मैग्नीज पे +2 का चार्ज था, 2 पे कितना हो जाएगा, +4 का, +4 का चार्ज। दोनों में डिफरेंस कितने का है, +10 का, 10 का डिफरेंस है भाई, 14 में से 10 जाएंगे तभी तो 4 बचेगा। तो क्या करो, इसमें से 10 इलेक्ट्रॉन निकाल दो, मेरी बात समझना, ये ज़्यादा यही है ना, अरे भाई जिसके पास ज़्यादा होगा वही तो देगा, तो इसमें से 10 इलेक्ट्रॉन निकाल दो, तो क्या कर देते हैं हम लोग, इसमें कर देते हैं +10 इलेक्ट्रॉन ऐसे, ठीक। इसमें हम लोग क्या कर देते हैं, +10 इलेक्ट्रॉन ऐसे निकाल देते हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है कि 10 इलेक्ट्रॉन ये दे देता है, तो ये इसी को जाके मिल जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम लोग ये काम कर देते हैं, मतलब प्लस कर देते हैं 10 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, एक तरीके से यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पर ये +10 नहीं करेंगे, सॉरी मैं भी बीच बीच में भूल जाता हूँ ना, इतनी रात हो गई है वैसे भी। तो +10 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर करेंगे ना, अरे मतलब जेन्युइन है, यहाँ 14 है तो ये 4 है, तो इसको और बनाने के लिए क्या करेंगे, 10 और ऐड कर दो, 14 बन जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो इसके बाद 10 और ऐड कर देंगे जो डेफिशिएंट होगा, ठीक है। तो ये तुम्हारी पहली इक्वेशन बन गई, तो इसको लिख लो चुपचाप पहली इक्वेशन को। तो पहली इक्वेशन क्या बन गई, 2Mn+7 से बना तुम्हारा 2Mn+2 प्लस में 10 इलेक्ट्रॉन, ये बन गई पहली इक्वेशन, ठीक है। अब इसको तुम चुपचाप अपनी उसमें लिख लो, ठीक। और देखो बैलेंस भी है 100%, 7 2 14 इलेक्ट्रॉन इधर है, 2 2 4 प्लस 10 14 इलेक्ट्रॉन इधर है, मैग्नीज 2 है, मैग्नीज 2 है, पूरी इक्वेशन बैलेंस, ठीक। अब बढ़ते हैं दूसरे एलिमेंट पर जो कि आयोडीन था। आयोडीन I- से आयोडीन बन गया कितना तुम्हारा, I2, ठीक है। I- से कितना बन गया, I2 बन गया, I- से कितना बन गया, I2 बन गया, ठीक है। तो तुम्हारे पास कितना था, I- था, I2 बन गया, ठीक। अच्छा मैंने एक चीज़ और बताना थोड़ा सा मिस कर दी वहाँ पे, चलो अभी उसे बताता हूँ, मैग्नीज में फिर से बताता हूँ, ठीक है। I- से I2 बना, ठीक है। क्या I के पास सिर्फ I- था इक्वेशन में, देखते हैं इक्वेशन में, तो नहीं, यहाँ पर 10 I- थे, ठीक है। तो 10 I- हम लोग लेंगे, तो 10 I-, तो अगर यहाँ पर तुम्हारे 10 I- है तो वहाँ पर कितना होगा, 5 होगा, कैसे भैया, अरे 2 तो पहले से ही था और 5, तो 5 2 जा 10,
सिंपल, ठीक है। तो इधर भी 10 आई हो गए, इधर भी 10 आई हो गए। अब क्या दोनों तरफ हाइड्रोजन या ऑक्सीजन है? नहीं है, कहीं भी नहीं है, ठीक है, स्किप कर देते हैं। क्या यहाँ पे तुम्हें चार्ज दिख रहा है? चार्ज, तो यहाँ पर टोटल चार्ज कितना है? तो ये इस पे 1 माइनस है, तो 10 पे कितना होगा? 10 माइनस, तो 10 माइनस का चार्ज है यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे कितना चार्ज है? तो I2 पे कोई चार्ज नहीं है, तो यहाँ पे 0 चार्ज हो जाएगा, ठीक है। तो तुम सोचो 10 माइनस को 0 कैसे बना दे, तो -10 को 0 बना